हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज 6 अगस्त 2024 है। कल जो है हमने कहां तक पढ़ लिया था? कल शायद हमने ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ लिया था। ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ लिया था और उसका एक एग्जाम्पल जो है वो हमने सोल्व किया था। उसमें बताया गया था क्या था कि जो r प्लस डॉट है, जो r प्लस डॉट है उसका वो क्या होता है, एक क्रमित क्षेत्र होता है। क्या होता है? वो एक क्रमित क्षेत्र होता है। और आपके लिए होमवर्क जो दिया था वो शायद क्यों प्लस डॉट वाला दिया था, यानी कि परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्रमित क्षेत्र है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके पास था, तो चलो वो भी करते हैं सोल्व। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल बात करते हैं कि क्यों प्लस डॉट, यानी कि जो परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्रमित क्षेत्र होता है, क्रमित क्षेत्र होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि क्रमित क्षेत्र होने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि पहला तो क्रम अभिग्रहितों को संतुष्ट करता, क्रम अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, यानी कि ऑर्डर एक्जियम्स जो है उनको सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, दूसरा कंडीशन था कि इसके पास क्या होना चाहिए, धनात्मक वर्ग विद्यमान होना चाहिए, धनात्मक वर्ग विद्यमान हो। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशंस थे, क्रम अभिग्रहित होना चाहिए यानी कि ऑर्डर एक्जियम सेटिस्फाई करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि धनात्मक वर्ग विद्यमान होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए हमें यही देखना है कि क्यों प्लस डॉट के पास धनात्मक वर्ग विद्यमान है या नहीं है, क्रम अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। एक छोटा सा जनरली तो वोकैबुलरी सी देखिए आप, वोकैब्स में दो परिमेय संख्याएं ली जाती हैं आपके। ठीक है, आपने दो परिमेय संख्याएं ली, क्या दो परिमेय संख्याएं सेलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? या तो एक परिमेय संख्या बड़ी है, दूसरी परिमेय संख्या छोटी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने दो परिमेय संख्या सेलेक्ट किए तो वो दोनों बराबर हो सकती हैं। ठीक है, और जब हम क्रम अभिग्रहित पढ़ते हैं तो वहां पर ट्रिकोटोमी लॉ यानी कि त्रिविभागीय नियम पढ़ते हैं। और त्रिविभागीय नियम क्या कहता है कि जब आप दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तो या तो एक दूसरे से छोटे बड़े होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इन तीनों में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए, या तो x बड़ा होना चाहिए y से, या x छोटा होना चाहिए y से, या x बराबर होना चाहिए y से। ये कंडीशन होती है। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि आपने दो रेशनल नंबर लिए हैं, दो परिमेय संख्याएं लिए हैं, तो या तो वो छोटी बड़ी होंगी या बराबर होंगी। तो पहला ट्रिकोटोमी लॉ सेटिस्फाई होता है। दूसरा इसका ऑर्डर एक्जियम्स क्या है कि संक्रामक नियम। आपने तीन नंबर सेलेक्ट किए हैं और वो इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, सपोज दैट x, y और z, ये तीन नंबर आपने परिमेय संख्या लिए, रेशनल नंबर लिए हैं, और आपने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि x लेस देन है y से और y लेस देन है किससे, z से। तो आप एक चीज बताइए, इन दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाने का मतलब ये इक्वलिटी और ये इक्वलिटी, तो x लेस देन y और y लेस देन z, तो यहां से इंप्लाइज होता है कि x लेस देन किससे, z से। ठीक है, तो संक्रामक भी सेटिस्फाई हो गया आपका। ये संक्रामक के लिए था आपका संक्रामक या ट्रांजिटिव। नंबर 3 आप क्या पढ़ते हो? नंबर 3 में पढ़ रहे हैं कि आप मोनोटोनिसिटी देख रहे हो, किसके लिए, एडिशन के लिए, यानी कि योग की एक दिष्टता। योग की एक दिष्टता, यदि आपने x को y से बढ़ा लिया है, x और y किस में से लिए हैं, क्यों में से लिए हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, WLG, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, यानी कि हम बिना कोई उसके बिना हेजिटेशन के आप दो नंबर सेलेक्ट कर लिए x और y, जो x किससे बड़ा है, y से बड़ा है। आप x लेस देन y ले सकते हो
विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब है कि व्यापकीकरण का कोई भी नुकसान नहीं किया है हमने, ठीक है, यानी कि ऐसा वैलिड है, यानी कि ऐसा काम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे आपने x ग्रेटर देन y लिया है और एक तीसरा नंबर लिया आपने z, ठीक है, क्यों में से ही, तो आप x में z जोड़ दो और y में z जोड़ दोगे तो अब भी आपके पास ये जो कंडीशन है वो प्रिजर्व रहती है, ठीक है। भाई दो रेशनल नंबर अलग अलग है और उनमें समान संख्याएं जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा भाई, वहां पे सेटिस्फाई होगा ना, यानी कि जो आपकी ये कंडीशन है वो प्रिजर्व है। नंबर चार आपने क्या किया था, मोनोटोनिसिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणन के लिए एक दिष्टता। गुणन की एक दिष्टता कहती थी कि यदि आपने x को y से बढ़ा लिया है और z आपने कोई पॉजिटिव नंबर लिया है, और ये क्योंकि z किस में से ले रहे हो, q में से लिया जा रहा है, ठीक है, तो आप x का z से गुणा कर दो और y का z से गुणा कर दो, तब भी आपके पास कंडीशन प्रिजर्व रहती है, यानी कि कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। यदि आपने ग्रेटर देन साइन लिया है तो ग्रेटर देन आएगा, लेस देन साइन लिया है तो लेस देन आएगा, और इक्वल वाला साइन लिया है तो इक्वल साइन आएगा। तो इसका मतलब है कि जो क्यों प्लस डॉट है वो क्रम अभिग्रहितों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब हमें देखना है कि इसका कोई धनात्मक वर्ग विद्यमान है या नहीं है। देखिए, एक तो कल हमने पढ़ लिया था, आपको आइडिया दे दिया था कि जब रियल नंबर के लिए धनात्मक वर्ग सेलेक्ट कर रहे थे तो वहां पे उनके मेन सबसेट देखे थे आपने, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्ट बात करता हूं, ठीक है। आपके पास एक सेट है, क्यों, क्योंकि आप इसी को देख रहे हो कि ये ऑर्डर फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसके सबसेट की। इसका सबसेट तो वैसे तो नेचुरल नंबर का सेट भी है, उसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर भी, और उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर, और इसके ऐसी बात करते जाएं तो क्यों पॉजिटिव यानी कि धनात्मक रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और एक है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, आपने ये काम देखा था, क्योंकि आप जब x सेलेक्ट कर रहे थे f में से, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो जैसे आपने रेशनल नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन टाइप का, तो ना तो इसमें है, ना इसमें है, और ना इसमें, तो ये तो तीनों साइड जो है वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्यों पॉजिटिव, तो क्यों पॉजिटिव धनात्मक वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके लिए देखें क्या करें। आपने दो x और y दो किसमें से लिए हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर यानी कि धनात्मक परिमेय संख्याएं। तो एक चीज बताइए मेरे को, दो धनात्मक संख्याओं का जब योग करते हो तो किस में आता है, धनात्मक में आता है, और परिमेय संख्याओं का ऐड कर रहे हो तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। अच्छा, दूसरा, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करोगे तब भी क्या आएगा, आपके पास एक धनात्मक संख्या मिल जाएगी। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, x डॉट वाई बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। ऐसे यदि यहाँ पे नेगेटिव नंबर सेलेक्ट किया होता है तो दो नेगेटिव का जो प्रोडक्ट करते तो कैसा मिलता, पॉजिटिव मिलता, तो वो उसके नेगेटिव वाले में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये वाला जो है वो धनात्मक वर्ग नहीं बनेगा। तो क्यों पॉजिटिव के लिए ये दो कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट, आपने एक नॉन जीरो नंबर सेलेक्ट करना है, और किस में से सेलेक्ट करना है, क्यू में से सेलेक्ट करना है, क्योंकि फील्ड एफ का मान यहाँ पे क्या है, क्यू है, और पी का मान क्या है, यहाँ पे क्यू प्लस है। तो देखो, जब आपने x को q में से सेलेक्ट किया तो अब x के पास कंडीशन बचती है कि या तो x ग्रेटर देन 0 है, या x किससे लेस देन 0, x लेस देन 0 है, या x ग्रेटर देन 0। यदि x ग्रेटर देन 0 हुआ तो x ग्रेटर देन 0 है और रेशनल में है, तो इसका मतलब कैसा हो गया, x रेशनल नंबर हो गया पॉजिटिव, ठीक है, रेशनल पॉजिटिव हो गया ये आपके पास। तो बताइए मेरे को, जब x पॉजिटिव है तो जो माइनस x होगा वो तो नेगेटिव होगा ना, और वो जो नेगेटिव नंबर है क्या क्यू प्लस में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए, x बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव बट माइनस x डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां से हमारा ट्रू होता है कि आपका जो क्यू पॉजिटिव है वो धनात्मक वर्ग है इस केस में। इस वाले केस में और बात करते हैं, यदि x लेस देन 0 हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि जो x है वो धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक जो है परिमेय संख्या भी नहीं बनेगा। अच्छा, लेकिन यदि आपने कोई नेगेटिव नंबर है और इसी का भी नेगेटिव लिया जा रहा है, इसका भी नेगेटिव ले लिया, तो वो किस में मिल जाएगा आपको, क्यों पॉजिटिव में मिल जाएगा, यानी कि धनात्मक आपके पास परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, x क्यों पॉजिटिव में नहीं है लेकिन उसका नेगेटिव क्यों पॉजिटिव में मिल गया, तो देखिए दोनों ही केस में
आपके पास धनात्मक वर्ग की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसलिए अतः क्यों पॉजिटिव डॉट कैसा है, क्रमित क्षेत्र है, क्रमित क्षेत्र है। सबको समझ में आ गया यहां तक? यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे को कमेंट में बता देना कि सर वहां पे दिक्कत है, तो वहां पे दोबारा से समझा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ओके, आगे चले अब। ओके, ये कल जो हमने पढ़ा था उसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल था कि क्यों पॉजिटिव इसका क्रमित क्षेत्र है या नहीं है, ठीक है। अब एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं जो क्रमित क्षेत्र नहीं बनाते, जो क्रमित क्षेत्र नहीं बनाते। तो देखिए, जैसे आपने C प्लस डॉट सम्मिश्र संख्या है, यहां पे C का मतलब क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसके पास पॉजिटिव क्लास है या नहीं। तो हमने जैसे कि R में देखा तो उसका R पॉजिटिव और R नेगेटिव पे बात किया था, ऐसे ही Q में देखा तो Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव पे बात किया था, ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं किस तरह से। तो देखो, इसी तरह हमने एक सबसेट लिया, यहां पे अब f का मान क्या है, f का मान है C, p का मान क्या ले लिया, p का मान ले लिया हमने धनात्मक सम्मिश्र संख्याएं, धनात्मक सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब धनात्मक कौन सी सम्मिश्र संख्या होती है, तो वो जिनके पास साथ में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। तो धनात्मक सम्मिश्र संख्या ले ली आपने। ऑर्डर एक्सियम्स की बाद में बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको इतना चेक कर रहे हैं कि इसका जो ये p है ना, वो धनात्मक वर्ग होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक चीज मेरे को बताइए, जो आयोटा है पॉजिटिव नंबर है आयोटा, ठीक है, ओके। आयोटा को किस में से लेकर के चले हमने, C में से लेकर के चला, आयोटा किस में से लिया गया है, C में से लिया। दोबारा से ये ले लिया कि आयोटा C में है, ओके। तो धनात्मक वर्ग की पहली प्रॉपर्टी याद है आपको, यदि आयोटा यानी कि x और y यदि P में बिलोंग कर रहे हैं, x और y किस में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस लिख देता हूं ये ना, x और y यदि P में बिलोंग कर रहे हैं तो x प्लस y भी P में आना चाहिए और x गुणा y भी P में आना चाहिए। तो देखो x डॉट y निकालो, यानी कि आयोटा डॉट आयोटा वो भी किस में आना चाहिए, आपका पॉजिटिव C में आना चाहिए। तो आयोटा गुणा आयोटा का वैल्यू कितना आता है, -1, और ये बिलोंग कर गया आपका धनात्मक संख्या। क्लियर है? ओके। अब मेरे को एक चीज बताइए, देखिए आयोटा बिलोंग कर रहा है धनात्मक में, -1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है धनात्मक में, ओके। अब मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, आप वो जो दूसरी कंडीशन लिखते हो कौन सी, नॉन जीरो x बिलोंग्स टू f वाली, ठीक है। अब यहां पे मैं हेयर x इज इक्वल टू क्या सेलेक्ट कर लिया हमने, आयोटा सेलेक्ट किया। देखो तो भाई जरा, x बराबर आयोटा लिया, आयोटा किस में से है, ये फील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे C से, आयोटा C में है, तो आयोटा C में है, तो इसका मतलब अब जो ये आयोटा है, या तो ये आयोटा C में होना चाहिए, C पॉजिटिव में, या फिर क्या होना चाहिए, माइनस आयोटा C पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरा देखो, यहां से तो आपने ये जो आयोटा है वो कैसा है, C पॉजिटिव में है, और यहां से आपने जो प्रूव कर दिया, ये देखो ये -1 C नेगेटिव में आ गया ना। चलो अच्छा, यहीं पे एक चीज और कर लेते हैं कि -1 किस में बिलोंग कर रहा है, C पॉजिटिव में, आयोटा बिलोंग करता है C पॉजिटिव में। तो यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि -1 डॉट आयोटा भी किस में बिलोंग करना चाहिए, C पॉजिटिव में। तो दैट मीन्स माइनस आयोटा किस में बिलोंग कर रहा है, C पॉजिटिव में। तो इसको आप लिख देना 1, ठीक है। तो यहाँ पे
बट यहां पे क्या दोनों ही लिख देते हैं, आयोटा बिलोंग्स टू सी पॉजिटिव एंड ऑल्सो माइनस आयोटा बिलोंग्स टू सी पॉजिटिव, दैट मीन्स देयरफॉर सी पॉजिटिव इज नॉट पॉजिटिव क्लास, पॉजिटिव क्लास, यानी कि जो आपका धनात्मक जो सम्मिश्र संख्या ली थी वो क्या नहीं है, पॉजिटिव क्लास नहीं है या धनात्मक वर्ग नहीं है। ठीक है, तो जब धनात्मक वर्ग नहीं है तो ये जो C प्लस डॉट है इसके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं, कोई भी ऐसा सेट नहीं मिला है जो क्या हो धनात्मक वर्ग को शो करता है। तो क्रमित क्षेत्र होने के लिए तो धनात्मक वर्ग होना जरूरी है, तो हम कहेंगे आता है C प्लस डॉट धनात्मक वर्ग नहीं है, धनात्मक क्रमित क्षेत्र नहीं है, क्रमित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ओके, बताइए, चलो अब जो है एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उच्चक तथा निम्नक, और उससे पहले पढ़ेंगे हम ऊपरी परिबंध एंड निम्न परिबंध। तो देखिए नया कॉन्सेप्ट है ऊपरी परिबंध, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, हेडिंग नहीं ये डालते हैं, समुच्चय के ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध, अपर बाउंड्स ऑफ सेट, अपर बाउंड्स ऑफ सेट, समुच्चय के ऊपरी परिबंध, समुच्चय का ऊपरी परिबंध क्या होता है देखिए। लेट S इज सबसेट ऑफ R, माना S एक वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, एंड अल्फा बिलोंग्स टू R, तथा अल्फा एक वास्तविक संख्या है। आप इसको लैंग्वेज में ना लिखे, सिंबलों की फॉर्म में लिखें, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें तो बहुत अच्छा है। माना S सबसेट ऑफ R तथा अल्फा बिलोंग्स टू R, तब देन अल्फा इज नोन एज upper bound, alpha is known as upper bound of S, तब अल्फा S का ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि of S if x is less than equal to alpha for all x belongs to S। क्या मीनिंग हुआ, माना S एक R का उपसमुच्चय, अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, तब अल्फा को S का ऊपरी परिबंध कहते हैं, तब अल्फा को S का ऊपरी परिबंध कहते हैं यदि इस S के सभी अवयव, S के सभी अवयव इस अल्फा से क्या हो, छोटे हो या बराबर हो, x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ओके, तो जरा एक बार मेरे को एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। एक एग्जांपल लिया आपने S में आपने कुछ नंबर सेलेक्ट कर लिए, जैसे 1, 1/3, 1/7, 1/9, 1/11, ये आपने एक सेट लिया है S ना, और इसमें जो नंबर लिए हैं वो क्या लिए, 1, 1/3, 1/7, 1/9 और 1/11। ठीक है, अब इसका ऊपरी परिबंध ढूंढना, अपने को क्या ढूंढना है, इसका ऊपरी परिबंध ढूंढना है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पे 1 का एक हिस्सा किया गया है, 1 का 3 हिस्से, 1 के 7 हिस्से, 1 के 9 और 1 के 11 हिस्से किए गए। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो 1 का
एक ही हिस्सा किया गया है, और जिसमें सबसे ज्यादा हिस्से हुए हैं यानी कि 1/11, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया 1/11, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 1। ठीक है, तो मेरे को बताइए ये आपका सेट रहा एस। अब ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है जिससे ये सारे एलिमेंट उसके बराबर हैं या उससे छोटे हैं? तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एलिमेंट है 1/3, ये भी 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, और ये भी 1 से छोटा, और ये 1 के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि x इज सॉरी 1 इज अपर बाउंड ऑफ s, 1 इज अपर बाउंड ऑफ s। क्यों? सिंस x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। क्लियर है? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां पे और मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा यहां पे देख के चलिए, इसी के साथ मैं पढ़ूंगा। आपने जो ये s सेलेक्ट किया है, ये 1/11 था, ये आपके पास 1/9 था, ये 1/7, ये 1/5, 1/3 है सॉरी, और ये आपके पास 1 है। 1 क्या है? इसका अपर बाउंड है, और अपर बाउंड की कंडीशन क्या है? अपर बाउंड क्यों बना? क्योंकि सारे अवयव जो है वो 1 से छोटे हैं। एक चीज मेरे को बताइए, 1 के जो राइट साइड में जितने भी नंबर आते हैं, 1 के साइड में या 1 के जो राइट साइड में जितने भी नंबर है वो 1 से तो बड़े हैं। ठीक है, वो सारे 1 से बड़े हैं। तो जैसे ही आपने कोई नंबर यहां पे सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट किया या 1.5 सेलेक्ट किया, क्या 1.5 इस सेट के लिए अपर बाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? इस सेट के लिए क्या बन जाएगा? अपर बाउंड बन जाएगा, क्योंकि जब कोई नंबर 1 से छोटा है तो 1.5 से भी छोटा रहेगा, क्योंकि 1 छोटा है किससे? 1.5 से। ठीक है, तो क्या कहेंगे? द रियल नंबर राइट टू 1, रियल नंबर राइट टू 1 आर अपर बाउंड्स ऑफ s। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे, क्यों? बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो अब मैं एक नया सेट डिफाइन कर रहा हूं। नया सेट डिफाइन किया, जैसे आपने यूएस क्या? इसका मीनिंग है सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ अपर बाउंड्स ऑफ एस, यानी कि एस के सभी अपर बाउंड का उपसमुच्चय है, सॉरी सेट के सभी अपर बाउंड्स का सेट है। ठीक है, यूएस। तो देखिए, जैसे इस सेट के अपर बाउंड्स लिखना है तो मैं कौन से लिखूंगा? 1 भी है और 1 से बड़े जितने भी हैं। और देखिए, यहां पे जरूरी नहीं कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे जरूरी नहीं है, या 1 के बाद जो है 1.5 आएगा। ठीक है, यानी कि कोई परी में आए, अपरी में आए, कुछ भी आ सकता है ना 1 से बड़ा और 1 के बराबर। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि वो सभी वास्तविक संख्याएं जो किससे बड़ी हो? 1 से बड़ी हैं या 1 के बराबर है। तो आपके पास जो इनके अपर बाउंड है उनका सेट का क्या बन गया? आपके पास 1 या 1 से बड़े सभी वास्तविक नंबर इसके अपर बाउंड से। ठीक है, बात समझ में आ गया? हो गया नोट ये? अच्छा, इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? सबसे छोटा अपर बाउंड तो 1 ही है, बाकी सारे तो 1 से बड़े हैं ना। ये तो सबसे छोटा कौन सा अपर बाउंड मिला? 1 बना। और हम जो ये नंबर है ना, जो हम कहते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड, हम क्या कह रहे हैं? लीस्ट अपर बाउंड जो कह रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड को कहते हैं सुप्रीमम ऑफ सेट, सुप्रीमम ऑफ सेट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे हम सुप्रीमम का पढ़ेंगे ना। तो चलो सुप्रीमम का डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको ऊपर वाले को हटा रहा हूं मैं, है ना। सुप्रीमम की डेफिनेशन लिखिए। ये भी हटा दो। लेट S इज सबसेट ऑफ R एंड US इज set of upper bounds of S. US is set of upper bounds of S. Then least upper bound, least upper bound of S is known as
known as supremum, is known as supremum of S। ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है? सुप्रीमम की डेफिनेशन है। सुप्रीमम या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उच्चक। सुप्रीमम या उच्च माना एस सबसेट ऑफ आर तथा यूएस एस के ऊपरी परिबंध का एस के ऊपरी परिबंध का समुच्चय है, तब एस के या एस का निम्निष्ट या लघुत्तम बोल सकते हैं उसको। लिस्ट का मतलब क्या होता है? निम्निष्ट या लघुत्तम। तब एस का निम्निष्ट ऊपरी परिबंध, एस का निम्निष्ट ऊपरी परिबंध एस का उच्चक कहलाता है। एस का उच्चक कहलाता है। आगे बात समझ में? तो यदि आपके पास सेट यही है आपका एस, तो देखिए यहां पे जो अच्छा यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय, इट्स डिनोटेड बाय सुप एस, सुप एस, सुप्रीमम बोलते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस या सुप एस। इट्स डिनोटेड बाय, इसे सुप एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो हमने ये सेट देख लिया। इस सेट के अपर बाउंड्स देखे, ये अपर बाउंड का हमने सेट बना लिया और सबसे छोटा जो अपर बाउंड लिया वो यहाँ पे क्या है? 1 है। तो सुप्रीमम जो लिखा जाएगा सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम ऑफ एस क्या है होता है? यहाँ पे इसका 1 है, तो 1 क्या आ गया? इसका सुप्रीमम आ गया एस का। ठीक है, अब और एग्जांपल करते हैं एक दो। एक इंटरवल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक इंटरवल लिया है a, b, ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल, विवृत अंतराल। ठीक है, अब इसका देखिए हम अपर बाउंड लोअर बाउंड देखते हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा नंबर लाइन पे समझने के लिए इतना सा ए बी, एक चीज मेरे को बताइए, क्या ए और बी इस एस के अवयव है? एस के अवयव नहीं है ये ए और बी। ओके, तो ए और बी जो है वो आपके एस के अवयव नहीं है, लेकिन ए से बी के बीच में आने वाले जो हर एक नंबर है वो किसका अवयव है? एस का अवयव है। तो देखिए आप इसके बिल्कुल नजदीक से स्टार्ट करें, केवल एक पॉइंट छोड़ा, कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। तो बिल्कुल इसके नजदीक से स्टार्ट किया है और यहां तक बिल्कुल बी के नजदीक तक। ठीक है, ये सारे किसके पॉइंट है? आपके इस एस के पॉइंट। किसके पॉइंट है? ये सारे एस के पॉइंट है। तो मेरे को इसका अपर बाउंड लोअर बाउंड ढूंढना है। तो एक चीज मेरे को बताइए, यहां पे एस से यदि थोड़ा सा भी आपने आगे गए हो, जितना आप छोटे से छोटा कदम उठा सकते हैं वो, ए से थोड़ा सा भी यदि आप आगे गए हो तो वो देखिए किसका मेंबर हो जाएगा? एस का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, और ए पर आकर के रुक गए हो तो देखिए जो आप ए पर रुके हो तो एक के जो एलिमेंट ए है वो इस एस का अवयव नहीं है। ए जो है वो किस में बिलोंग नहीं कर रहा? एस में बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूं कि जो ये ए है ना, ये जो ए है आपका, क्या ये इसका अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड हो जाएगा ये तो, लेकिन यहां पे बात करते हैं अपर बाउंड की। तो अपर बाउंड पढ़ रहे हैं हम, ये बी है। ठीक है, और बी के आप इधर बिल्कुल चले गए क्लोज। ठीक है, तो बी से यदि आपने थोड़ा सा भी पहले रुके हो तो वो किसका मेंबर बन जाएगा? एस का मेंबर बन जाएगा। तो देखो जैसे मैं थोड़ा सा जूम करते हैं, ये आपका बी था। ठीक है, और ये बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना, ये वाला बिल्कुल ये पॉइंट ये उठाया है और इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे जो आपने एक नया पॉइंट लिया है एक्स, अब मेरे को बताइए क्या ये इसका अपर बाउंड बन सकता है? क्या अपर बाउंड नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके बीच में ये वाले जो है वो बहुत सारे रियल नंबर ऐसे हैं जो इस एक्स से क्या है? बड़े हैं।
तो ये x क्या नहीं बन सकता, अपर बाउंड नहीं बनेगा। यदि x अपर बाउंड बन गया तो इसका मतलब है कि इस सेट के एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो इस x से क्या हो, बड़े हो। इस x से क्या नहीं होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि x को क्या कह रहे हो आप, सुप्रीमम सॉरी अपर बाउंड कह रहे हो। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे सबसे नियरेस्ट किसके क्लोज पहुंच रहे हो, आप b के क्लोज पहुंच रहे हो। तो देखिए b से पहले यदि कोई भी नंबर लोगे, b से पहले यदि कोई भी नंबर लिया जाएगा तो उसका जो एलिमेंट है यानी कि जो भी x है वो किससे लेस देन रहेगा, b से लेस देन रहेगा, पक्की बात है। ओके, और ये सारे जो है यदि b से कुछ पहले नंबर है तो x किस में बिलोंग कर रहा है, s में बिलोंग कर रहा है। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि b जो है, b क्या है, इसका अपर बाउंड है किसका, s का। सिंस ऑल आर x लेस देन इक्वल टू b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, s के सभी मेंबर जो है वो किससे छोटे हैं, इस b से छोटे हैं। समझ में आ गया इतना, x लेस देन इक्वल टू b, तो b मिल गया आपको इसका अपर बाउंड। अब b के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है, अपर बाउंड में आ जाएंगे। तो यूएस जो बना आपका वो क्या बन गया, वो सारे वास्तविक संख्याएं, वो सारी वास्तविक संख्याएं जो क्या हो, b से बड़ी हैं और b के बराबर है। ठीक है, और इसमें से सबसे जो लीस्ट अपर बाउंड देखा, लीस्ट अपर बाउंड जो सबसे छोटा अपर बाउंड है वो कौन सा है, b है। तो सुप्रीमम ऑफ s किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। तो सुप्रीमम क्लियर हुआ, सबको समझ में आ गया सुप्रीमम क्या होता है। ठीक है, तो ये सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट था। कल जो है हम, अच्छा यदि एक सेट और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और बस, है ना, फिर ओवर कर रहे हैं क्लास। देखिए यदि आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब मेरे को बताइए इसका अपर बाउंड ढूंढना है मेरे को। क्या ऐसा कोई रियल नंबर है, क्या ऐसा कोई भी रियल नंबर है कि सभी जो प्राकृत संख्या है उससे छोटी हो? कोई भी एक रियल नंबर सेलेक्ट करो, आपने जो मर्जी सेलेक्ट किया है। मान लीजिए कि आपने ठीक है ये नंबर, और इसके पॉइंट में जैसे आपने लिख लिया 0 0 से मत स्टार्ट करो, 9 से स्टार्ट करो, तो 9 5 8 या फिर 0 0 3 0 0 0 0 6। ठीक है, आप कितना भी नंबर, तो देखो ये नंबर है ना, इससे बड़ा एक नंबर आपको दिख रहा है 5 6 7 5 6 3 2 0 0 9 7 8 पॉइंट कुछ है ना, तो आप इसको सीधा 9 बढ़ा दो। तो ये रियल नंबर जो आपने का मन करे वो बड़ा सा बड़ा रियल नंबर सेलेक्ट करना, उससे बड़ा हमेशा क्या मिल जाएगा आपको, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इट्स मीन आपके पास ऐसा कोई भी अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो इस अल्फा से क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो कहते हैं कि अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स, सॉरी देयर डज नॉट एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x is less than equal to alpha for all x belongs to n। यानी कि हमें ऐसा कोई अल्फा नहीं मिला है कि जो सभी वास्तविक सभी प्राकृत संख्याओं से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज n has no upper bound, has no upper bound। प्राकृत संख्याओं का कोई भी ऊपरी परिबद्ध नहीं है। ठीक है, और जब ऊपरी परिबद्ध नहीं होता है तो इसको कहते हैं n इज अनबाउंडेड, n इज अनबाउंडेड अबव, n इज अनबाउंडेड अबव। ठीक है, यानी कि जो n है वो क्या है, ऊपर से परिबद्ध नहीं है, या कहते हैं ऊपर से अपरिबद्ध है, n ऊपर से अपरिबद्ध है। और यदि कोई अनबाउंडेड सेट होता है अबव,
अनबाउंडेड अबव सेट होता है तो उसका जो सुप्रीमम मिलता है, उसका जो सुप्रीमम मिलता है वो कितना मिलता है? इंफिनिटी मिलता है। कितना मिलता है? इंफिनिटी मिलता है। ये क्यों मिल रहा है सुप्रीमम? क्योंकि सुप्रीमम की डेफिनेशन है कि लीस्ट अपर बाउंड, कोई अपर बाउंड ही नहीं मिला है, यानी कि अपर बाउंड नहीं मिलने का कारण है किसकी तरफ टेंड कर रहा है? वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो सुप्रीमम जो मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? इंफिनिटी की तरफ मिलेगा। तो इसका जो सुप्रीमम होता है वो सुप्रीमम किसके बराबर है? इंफिनिटी के बराबर है। तो समझ में आ गया? आपके पास 3 एग्जाम्पल कराए, एक फाइनाइट सेट लिया था, उसमें कुछ एलिमेंट लिए, ठीक है, तो वहां पे आपने देख लिया कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, और वहां पे ये भी देखा था कि जो सुप्रीमम है वहां किसका एलिमेंट था? सुप्रीमम जो था वो सेट का ही एलिमेंट आ गया था। यहाँ पे ओपन इंटरवल जो आपने देखा, यहाँ पे सुप्रीमम बी एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन ये किसका मेंबर नहीं है? आप ये भी देख रहे हो कि एस का मेंबर नहीं है। तीसरी चीज नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आपके पास ये इनफाइनाइट सेट था, तो इसका जो आपके पास अपर बाउंड नहीं मिला है, और अपर बाउंड नहीं मिलता है तो उसको अनबाउंडेड अबव सेट का कहते हैं, और उसका जो सुप्रीमम होता है वो कितना होता है? प्लस इंफिनिटी होता है। ओके, कल जो है हम इनफिमम या लोअर बाउंड पढ़ेंगे, इनफिमम और लोअर बाउंड पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप के लिए होमवर्क है, आप काम कीजिए इसके ऊपर। अपर बाउंड से ढूंढने आपको परिमेय संख्याएं यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या यानी कि आपके पास परिमेय संख्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और एक इंटरवल ऐसा ढूंढ लेना क्लोज इंटरवल ए बी। ये ओपन इंटरवल था, ये कैसा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है, तो इनके अपर बाउंड लोअर बाउंड, सॉरी अपर बाउंड बताने हैं, सुप्रीमम बताने, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।